अगले आधे घंटे में कि इस हफ्ते भारतीय बाजारों में क्या हुआ और अगले हफ्ते के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, इंडेक्स पे क्या नज़रिया रखना चाहिए, शेयरों पे किन शेयरों पे आपको खासतौर पर नजर रखनी चाहिए और कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जिसका असर हम अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है इसका बाजार पे। और अगले आधे घंटे में आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने इस हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया और उसमें क्या अब निकलने का मौका है, मुनाफा वसूली का मौका है। कुछ ऐसे शेयर भी थे इस हफ्ते जहां हमने दबाव बनते हुए देखा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते की बात की जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हमने नुकसान होते हुए देखा है और कह सकते हैं कि ये लगातार चौथा ऐसा हफ्ता था जब हम वीकली आधार पर कह सकते हैं कि निफ्टी में दबाव देखने को मिला इस हफ्ते में। और सबसे बड़ी बात इस हफ्ते ये रही कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं कम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो अपने लोअर रेंज के आसपास ही क्लोज हुआ। इस पूरे हफ्ते का निफ्टी के रेंज की बात किया तो 19,481 का हाई था निफ्टी का, और लो की बात की जाए तो 19,254 का निफ्टी का लो था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निफ्टी तमाम कोशिशों के बावजूद इस हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ, उससे करीब कह सकते हैं 50-60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए वहाँ भी इस हफ्ते हमने देखा दबाव देखने को मिला। 44,209 का अगर हाई था तो बहुत कोशिश इस पूरे हफ्ते उसने की कि 44,000 के ऊपर जाए, टिके, लेकिन नहीं टिक पाया। और फाइनली जो उसका लो इस हफ्ते का जो लो है पूरे बैंक निफ्टी का वो 43,614 के आसपास है और उससे कह सकते हैं कि 200-250 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अभी भी 44,000 के नीचे बंद हुआ इस हफ्ते। इस हफ्ते कुछ सेक्टर्स थे जहां पे सीधे तौर पे हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे जहां दबाव देखने को मिला। खासतौर पर अगर सेक्टर जिनमें हमने देखा इस हफ्ते PSU इंडेक्स जो था वहां मजबूती देखने को मिली 1% के आसपास की। इसके अलावा FMCG एक ऐसा इंडेक्स था जहां थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 इसमें करीब थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बाकी अगर इंडेक्स की बात की जाए इस हफ्ते एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर कह सकते हैं कि रियल्टी का ऐसा इंडेक्स था इस हफ्ते जिसमें थोड़ी सी हमने गिरावट जो लगातार कई हफ्तों से गिर रहा था वहां थोड़ी कमजोरी थमती हुई दिखी। बाकी आप एनर्जी, फार्मा, IT सब देखिए इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। मेटल इंडेक्स इस हफ्ते का सबसे बड़ा लूजर था, करीब वहाँ पे 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और हिंडाल्को जैसे स्टॉक थे जिसमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला, खास तौर पे JSW जैसे स्टील जैसे स्टॉक्स थे जिसमें कि हमने काफ़ी दबाव बनते हुए देखा। ये कुछ इस हफ्ते के ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी के जिसमें मजबूती थी। अदानी पोर्ट, SCL टेक, टाइटन जैसे स्टॉक्स थे, FNO के स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती देखने को मिली। लेकिन कहीं नहीं क्या कह सकते हैं कि अगर अगर एक नज़रिए के तौर पर या कहा जाए कि इस हफ्ते को अगर समराइज़ किया जाए तो कहीं ना ये हफ्ता बहुत अच्छा भारतीय बाजारों के लिए नहीं रहा। ये जरूर रहा कि हम बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, लेकिन रिकवरी की तमाम कोशिश इस पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं जो है खारिज होती हुई दिखी, रिकवरी नहीं देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं ब्लू ओशन से और रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं अरिहंत कैपिटल से। आप दोनों का शुक्रिया BT Now स्वदेश को समय देने के लिए। आशीष सर, बाजार हो क्या रहा है? पहले हमने एक ट्रेंड देखा था कि वो 2 कदम पीछे आता था तो 5 कदम आगे जाता था, अब उल्टा हो रहा है, 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम पीछे हो रहे हैं। ये अभी टाइम वाइज करेक्शन या जो दायरे का कारोबार है अभी ये चलेगा अगले हफ्ते भी? जी, मेरा मानना है ये जो अभी करेक्शन का दौर थोड़ा देखने को मिल रहा है, ये अभी और जारी रहेगा क्योंकि ग्लोबल जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो बाजार के अगेंस्ट में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट्स पे इंडिया में ही फॉल हो रहा, इक्विटी मार्केट्स पे अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है करेक्शन आते हुए। और रीज़न ये जैसे बॉन्ड डील्स बढ़ रहे हैं तो ये शो करता है कि जो इंटरेस्ट रेट जो शॉर्ट टर्म में घटने वाले नहीं। अब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं तो अब जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं उसमें फॉल आ रहा है और बॉन्ड का जो मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो यदि वहाँ पे मार्क टू मार्केट लॉसेज आते हैं तो इक्विटी मार्केट पे हमेशा प्रेशर आता है और वही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो चाइना की जो कंसर्न्स हैं जो वहाँ के बैंकिंग सेक्टर को लेकर उसकी भी चिंताएं बाजार में हैं, जिसके कारण से जो हेज फंड्स की अग्रेसिव बाइंग पिछले 2 महीनों से हो रही थी भारतीय बाजारों में वो भी थोड़ी रुक गई है और कम हो गई है। और थोड़ा सा मार्केट ओवर हीटेड तो था ही, यदि आप लास्ट 3 महीने में देखें तो 5-1% का राइज ऑलरेडी आ चुका है, तो थोड़ा सा मार्केट ब्रीदर ले रहा है। बस मेरा मानना है कि यही सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से थोड़ा सा बाजार में पिछले इस पूरे महीने में बिकवाली देखने को मिली और आगे भी ये थोड़ा जारी रहेगी। तौर पे अभी भी थोड़ा जो है बाजार में यही इस तरह का ही रुझान देखने को मिलेगा, दायरे का कारोबार ही होता हुआ दिखेगा। फिर इसमें रत्नेश आपसे समझना चाहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए कौन से अहम लेवल आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शक नमस्कार। निफ्टी की बात करें, पहले तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे आज 50 दिन मूविंग एवरेज नीचे बंद दे दी है।
सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई थी, बट जाते जाते वापस से थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिला। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बंद देना एक थोड़ा सा साइन, थोड़ा सा वीकनेस का दर्शाता है। वहीं वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो एक लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया है निफ्टी ने डेली चार्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वापस से अगर 19,250 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है बाजार में, जो कि बाजार को 19,100 से 19,050 तक ले लेके जाएगा। और अगर ऊपर का देखें तो जब तक अब 19,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करती और ट्रेड नहीं करती, रिवर्सल नहीं बनेगा, जो तेजी हमको अभी 1-2-3 महीने से कंटिन्यू देखने को मिल रही थी, वो तेजी में थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल नीचे के सपोर्ट 19,250 का ध्यान रखना चाहिए अगले हफ्ते के लिए, और 19,500 का ऊपर के लिए रेजिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों अगर कहीं पे भी ट्रिगर होते हैं तो फिर एक रिवर्सल बाजार में वापस से दिखने को मिलेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने पहले ही हमको कमजोरी दिखा दी थी और इसने पहले ही 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो बैंक निफ्टी अब अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर आ गई, जो कि 43,500 का है। तो 43,500 अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो एक इसमें प्रेशर और देखने को मिलेगा, जो कि 43,100 से लेकर 43,000 तक के लिए लेके जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, जो कमजोरी अब जो आएगी वो निफ्टी की तरफ से आ सकती है। और बैंक निफ्टी में ऊपर में काफी एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 44,200 का। जब तक अब ये नहीं निकलेगा, जब तक इसमें बैंक निफ्टी में तेजी नहीं देखने को मिलेगी। पर अगर वो एक बार क्रॉस करती है 44,500 45,000, ये दो लेवल तक बैंक निफ्टी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो थोड़ा सा निफ्टी पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन रह सकता है अगले हफ्ते, तो निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। तो सीधे तौर पे ये आते हुए कि निफ्टी में जो है 19,250 से लेकर 19,500 तक का एक लेवल है, जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। इसी दायरे में अगले हफ्ते कारोबार होता हुआ दिख सकता है। निफ्टी बैंक में जो है 43,500 के अगर नीचे जाता है तो थोड़ा दबाव बनता हुआ दिख सकता है। अब कुछ सेक्टर्स को लेकर बात करते हैं जिसमें हमने इस हफ्ते थोड़ा मोमेंटम बनते हुए देखा। बैंकिंग स्टॉक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। आशीष सर, हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं जो है लगातार गिरावट के बाद वापस इस हफ्ते एसबीआई थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा था। हम कह सकते हैं रिकवरी तो तेज़ी नहीं थी, बहुत अच्छी देखने को मिली, पर संभलने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ एसबीआई थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक संभल ही नहीं पा रहा है। इन दोनों शेयरों को लेकर क्या नज़रिया होगी आपकी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक? देखिए, सबसे पहले तो जो चूंकि एक जो बीएफएसआई सेक्टर है करीब टिक नहीं रहा है। जहाँ तक एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की बात है तो अब चूंकि यहाँ पर अभी कोई शॉर्ट टर्म में ट्रिगर बाकी नहीं है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन स्टॉक में से एग्जिट हो रहा है, और जो मर्जर रिलेटेड डेवलपमेंट थे वो सारी जो स्टोरी थी वो फिनिश हो गई। तीसरी बात इसमें कि एचडीएफसी बैंक में यदि आप देखें तो काफ़ी जो मेजर परसेंटेज होल्डिंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, और वहाँ पर काफ़ी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अभी जो डाउनसाइड है एचडीएफसी बैंक या एसबीआई जैसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वहाँ पर जारी रहेगी, और जो फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है वो जो छोटे और मझोले बैंक हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक, वहाँ पर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो अभी मेरा सलाह रहेगी कि पीएसयू मिड कैप बैंक्स में निवेश करना चाहिए, ना कि लार्ज कैप। सीधे तौर पे तो अगर अगले हफ्ते के लिए नज़र बना के चल सकते हैं तो पीएसयू कह सकते हैं मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र बना के रखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में, जहां हमने देखा इस हफ्ते भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। एक सेक्टर हमने देखा इस हफ्ते रत्नेश कि एटलीस्ट बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली, बीते 2-3 हफ्तों से दबाव देखने को मिला था, वो था रियल्टी इंडेक्स खास तौर पर। और इस हफ्ते देखिए डीएलएफ हो, गोदरेज प्रॉपर्टी हो, लोढ़ा हो, सुबह डेवलपर्स हो, डीबी रियल्टी में तो एक अच्छी रैली देखी हमने इस हफ्ते। रियल्टी स्टॉक्स में कोई शेयर आपको पसंद आता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, अब चूंकि 2 हफ्ते तक लगातार इसने अंडर परफॉर्म किया है तो यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है? में एक मिड कैप स्टॉक काफी अच्छा दिखता है, डीबी रियल्टी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी अच्छा एक हमको फॉर्मेशन देखने को मिला, तो बहुत ही जल्दी अपना ये काफी लंबे कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट इसमें दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी जब भी ये 142 रुपए के ऊपर निकलेगा तो अगले हफ्ते तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिखेगा, जो कि इसको 170 रुपए तक के लिए लेके जा सकता है। तो इस स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस फिर अगर 142 के ऊपर निकलने पर अगर कोई ट्रेड लेता है तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, और 170 रुपए और उसके बाद में फिर 190 रुपए, 2 टारगेट के लिए अगले हफ्ते इस पे नजर रखी जा सकती है। डीबी रियल्टी एक शेयर है जो रत्नेश को पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ी और मजबूती अगले हफ्ते के लिए बना के देख सकता है। वैसे इस हफ्ते हमने देखा था कि एक अच्छी रैली जो है इस शेयर में देखने को मिली थी, जब ये 100 रुपये से 137-138 के जोन तक पहुँचा। डीबी रियल्टी का इंटरडे चार्ट दिखाइए इस हफ्ते का, हमने देखा है कि उस हफ्ते उसमें
अच्छी रिकवरी देखने को थी। एक और सेक्टर जल्दी से आप बताइए आशीष सर, हमने देखा कि इस हफ्ते उस इंडेक्स में दबाव देखने को, डीबी रियल्टी का चार्ट देखिए, इस हफ्ते 42% की मजबूती देखने को मिली है। हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स इस हफ्ते सबसे बड़े ऐसे थे जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, गिरावट देखने को मिली इंडेक्स में 3%। और जीएसडब्ल्यू स्टील देखिए, जीएसपीएल देखिए, हिंडाल्को देखिए, तमाम स्टॉक्स में काफ़ी दबाव देखने को मिलता है। अगर किसी को मेटल शेयर में अगर निवेश करना है तो क्या आप उनको अगले हफ्ते के लिए कह सकते हैं निवेश करिए? आपको लगता है कि नहीं अभी तो 1-2 हफ्तों के लिए इस सेक्टर से दूर रहना ही बेहतर होगा? देखिए बिल्कुल एक ये सेक्टर है जो थोड़ा दबाव में रहा है। यदि इंडाइसेस पे इसके नज़र डालें तो जो निफ्टी मेटल इंडाइसेस ने 6900 का उसका ऑलमोस्ट हाई था और अब 6500 के नीचे आ गया है, तो ऑलरेडी वहाँ पे भी काफ़ी करेक्शन है। और अगेन रीज़न ये है कि यदि चाइना में थोड़ी सी चिंताएं और बढ़ती हैं तो जो स्पेंडिंग है वो कम होगा, कैपेक्स कम होगा, जिसके कारण से जो मेटल की डिमांड है वो कम हो सकती है। तो एक ये एक फैक्टर है। दूसरा जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियों का जो मेटल सेक्टर में एक्सपोर्ट काफ़ी करते थे वो उसमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस में, यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में सभी तरफ जो डिमांड है वहाँ काफ़ी कमी आई। तो मेजर मार्केट उनका सिर्फ भारतीय बाजार रह गया जहाँ पर भी प्राइसिंग प्रेशर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी यहाँ पर रिवाइवल होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी कॉल लेना है काफ़ी स्टॉक लेना है। तो जैसे मेरे को रत्नमणि मेटल यहाँ पे काफ़ी पसंद है, जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। इसके अलावा वेलस्पन कॉर्प जैसे स्टॉक पर निवेश करना चाहिए। तो डायरेक्ट मेटल का पे कॉल लेने की बजाय यदि हम मेटल डेरिवेटिव की जैसे पाइप वाली कंपनियां हैं वहाँ पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। ये रहा है रत्नामणि मेटल्स और वेलस्पन मेटल स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, कुछ स्टॉक्स जो बता रहे हैं आशीष सर उस पर बना के चलिए। वेलस्पन कॉर्प, रत्नामणि मेटल जैसे स्टॉक्स हैं, उनको लगता है कि यहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते के लिए कई सारे और अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर भारतीय बाज़ारों पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, और ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी S&P ग्लोबल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा पर जो आएगा US, UK और यूरोजोन की तरफ से। इसके अलावा IPO फ्रंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। TVS सप्लाई चेन की लिस्टिंग होने जा रही है अगस्त 23 को। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ का भी खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए अगस्त 22 से लेकर अगस्त 24 को। इसके अलावा AGM के लिहाज से भी कुछ स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। इनकी तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, इनका क्या आउटलुक है कंपनी के फ्यूचर को लेकर, इस पर खास नज़र होगी। और इसी के चलते हमारी नज़र होगी कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, आयशा मोटर्स, भारती एयरटेल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, औरोबिंदो फार्मा और इन्फो एज इंडिया पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आएगा। हमारी नज़र होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग पर, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा अगस्त 21 को। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस और इंडिया मार्ट इंटरमेश भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि अगस्त 24 को आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का, अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। ऑल इन ऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्या है आज जिस तरीके से खबर आई लिस्टिंग को लेके कि मंडे को इसकी जियो फाइनेंशियल आर्म्स की जो लिस्टिंग होने वाली है, रिलायंस पे क्या लगता है किसी को खरीदारी करनी हो तो मंडे को सोमवार सुबह खरीदारी करके चले रिलायंस से, अगर अगले 10-15 महीने के नज़रिए से खरीदारी करनी हो तो? यदि नॉर्मल मार्केट होता और बुलिश सेंटीमेंट्स रहे होते तो बिल्कुल मैं अग्रेसिवली बाय करने की सलाह देता। बट मेरा मानना है कि एक जो इवेंट है वैसे ही जैसे वो ओवर होता है तो अब आजकल उस पर कोई फॉलो बाइंग नहीं आता है और थोड़ा सा मुनाफा वसूली होती है। तो आपको कोई ना कोई स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग तो है। और जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में जो जियो फाइनेंशियल का अच्छा प्रीमियम कोट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक्शन तो जरूर रहेगा। बट क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट थोड़े से बियरिश है तो स्टॉप लॉस रख कर ट्रेड करना एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। जी ने कहा ना कि खबर आ जाने के बाद हो सकता है दबाव देखने को मिले, और आज भी यही हुआ था। जब ये खबर आई थी तो हमने देखा था शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली थी,
और वापस से फिर ऊपर से थोड़ा शेयर नीचे भी हल्का भी हुआ। हालांकि अच्छी बात ये रही कि हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, उसके दम पे बाजार में भी थोड़ी रिकवरी आई थी। अब एक सेक्टर की बात करूंगा रत्ने, हमने देखा कि इस हफ्ते फार्मा में कुछ स्टॉक्स थे जो जिसमें सीधे तौर पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। इसमें वोकहार्ट फार्मा का शेयर दिखाइए। इस हफ्ते हमने देखा कि शेयर में जो है फार्मा इंडेक्स में दबाव तो था ही ½ का। ये एक ऐसा सेक्टर है जो बीते 2-2.5 हफ्तों में एक अच्छा रिटर्न देता रहा, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि फार्मा स्टॉक्स में वोकहार्ट फार्मा में करीब इस हफ्ते 10% गिरावट देखने को मिली। लुपिन देखिए, वहाँ भी इस हफ्ते हमने दबाव देखा। कई फार्मा स्टॉक्स थे जिसमें इस हफ्ते एक काफ़ी दबाव देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स में कोई शेयर आपको पसंद आता है खरीदारी के लिए या बिकवाली के लिए, और वोकहार्ट फार्मा पे क्या डालोगी आपकी रत्नेश? पूरा अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्सेस देखें तो काफी ज्यादा इसमें रनअप हमको देखने को मिला है। काफी ज्यादा स्ट्रेच अपने की एवरेजेस से हो चुका है, तो इसलिए जो इसमें मुनाफा वसूली दिख रही है मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें पेंडिंग थी काफी टाइम से एक मुनाफा वसूली। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर, अगर इंडाइसेस लेवल की बात करूँ मैं पहले, तो 15,100 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी और इंडाइसेस इसमें हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 15,000, उसके बाद में फिर 14,900 ये लेवल तक के लिए कम से कम इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा फार्मा में अब हायर साइड में थोड़ा सा प्रेशर अभी देखने को हमको मिल सकता है अगले हफ्ते भी। और अगर स्पेसिफिक वोकहार्ट फार्मा देखें तो पूरे फार्मा सेक्टर में पूरा अंडर परफॉर्मिंग है। इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, इसमें किसी भी तरह का कुछ स्ट्रेंथ अभी चार्ट पे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फार्मा में अभी किसी को लेना है तो यहाँ पे कोई इसमें ट्रिगर नहीं है लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो वो फार्मा इसमें अवॉइड ही रहेगा। तो सीधे तौर पे वोकहार्ट फार्मा में अभी अवॉइड कीजिए, थोड़ा और गिरावट आने दीजिए। उनको लगता है कि अभी गिरावट पे खरीदारी करने का मौका नहीं है। इस हफ्ते हमने आशीष सर देखा पीएसयू इंडेक्स में जो है थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, और खासतौर पे मैं 2 स्टॉक्स पे चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। आरईसी और पीएफसी, सरकारी पावर सेक्टर जुड़ी कंपनी। लगातार एक अच्छी रैली जो है इस सेक्टर में हमने इस दोनों शेयरों में इस हफ्ते बनती हुई देखी है। आपको लगता है कि इस लेवल पे ये शेयर थोड़े महंगे हो गए हैं, खरीदारी नहीं करनी चाहिए, या कई सारे ऐसे ट्रेडर निवेशक होते हैं जो 1 महीने 15 दिनों के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं, उनको आप सजेस्ट करेंगे अगले हफ्ते आरएससी पीएफसी खरीदारी करनी चाहिए, और खरीदारी करनी चाहिए तो किस लेवल पे? देखिए, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और एक ओवरऑल जो पावर सेक्टर के जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स थे उसके बेनिफिट दिखने को मिल रहे हैं। जैसा पीएफसी ने कहा कि अगले 6 महीनों में उनके बुक से बिल्कुल क्लीन बुक्स हो जाएगी, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरा एक जो मैटर हुआ है कि जो भी डिस्ट्रेस एसेट थे या जहाँ पे भी पावर सेक्टर में एसेट, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो पावर के सेलिंग के प्राइसेस पैन इंडिया जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो कोई भी एसेट बैड एसेट नहीं रह सकता, तो जिसका काफ़ी बेनिफिट पीएफसी आरईसी को जैसे स्टॉक्स को मिलने वाला है, क्योंकि सारी बुक्स क्लीन रहेंगी और उनकी जो ग्रोथ है वो अश्योर्ड ग्रोथ रहेगी। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल पीएफसी और आरईसी में निवेश किया जा सकता है। आरईसी में हमने देखा है पिछले 1 साल में डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा के 7 से बढ़ा के 12-13% कर लिया है, तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है इनके बिजनेस मॉडल में। और एक पीएसयू स्टॉक्स के लिए मेरा मानना है 1 या 3 महीने नहीं, अगले 1 साल काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है। तो बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी पीएफसी आरईसी को बाय करने की। पीएफसी और आरईसी चाहें तो आप इस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं। नज़रिया थोड़ा आपको 1 महीना 2 महीने का रखना होगा, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते एक शेयर और देखिए एफएनओ में जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, रत्नेश खासतौर पे स्कॉट्स। हमने देखा कि वापस से शेयर में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखा, और इस हफ्ते तो ऐसा हुआ कि बाजार बीते 3 दिनों में कहीं जा रहा हो, शेयर की एक ही चाल थी ऊपर की तरफ, और लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा। अब तो ये शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। स्कॉट्स को लेकर क्या राय होगी आपकी? स्कॉट ने पूरा ऑटो सेक्टर में आउट परफॉर्म करा है, और इसने डेली चार्ट पे कप एंड हैंडल का कंटिन्यूस फॉर्मेशन बनाया है। इसके चलते हमको एक काफी अच्छी तेजी पिछले 3 दिनों में इसमें बने रहना चाहिए, इस तेजी को राइड करते रहना चाहिए। किसी ने निचले स्तर से दे रखा है तो मैं उनको स्टॉप लॉस सलाह दूंगा, 27 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमको इसमें कहीं ना कहीं 3,000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। स्कॉट्स अगर आपके पास है तो होल्ड कर रखिए, मजबूती और देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। आशीष सर, इस हफ्ते हमने देखा था एक सेक्टर और, जैसे मैंने बात की 2 पावर स्टॉक्स की, एक और सेक्टर है शिपिंग सेक्टर, जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। खासतौर पे आप देखिए कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स थे। हालांकि कई जानकार मान रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं। आपकी क्या राय होगी शिपिंग स्टॉक्स में? क्या है मुनाफा वसूली अगर अगले हफ्ते आती है लगातार एक बड़ी तेजी के बाद, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मझगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में, तो किसी में खरीदारी, आपको खरीदारी के लिहाज से कोई शेयर पसंद आ रहा है क्या?
ठीक है, अभी यदि वैल्यूएशन गैप देखा जाए तो मझगांव और वैल्यूएशन गैप अभी भी है। ये अलग बात है कि जो उनका एक्टिविटी लेवल है, जिस डायरेक्ट वो काम करते हैं डोमेन में, वो अलग अलग है। जैसे मझगांव डॉकयार्ड जो है वो सबमरीन बनाता है और एक एक सबमरीन करीब 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का उनका वैल्यू होता है। जबकि जो कोचीन शिपयार्ड है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो शिप्स रहते हैं वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा काम करते हैं। तो सबका अपना अपना यूएसपी है और जिस हिसाब से ऑर्डर्स बुक बनी हुई है इन कंपनियों की, अभी भी मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पीएसयू स्टॉक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ अगले साल के लिए, क्योंकि बहुत इनके पास में ऑर्डर के इन्फ्लोज आने वाले हैं। इनफैक्ट सरकार जितने भी बड़े ऑर्डर्स देती है अभी पहले पीएसयू को जाते हैं, उसके बाद वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं कोचीन शिपयार्ड पे। इसके अलावा मुझे लगता है कि मझगांव में भी जरूर वैल्यूएशन थोड़े रिच हैं, बट जो उनके पास में ऑर्डर के इनफ्लो अभी और आने वाले हैं उसको देखते हुए किसी भी गिरावट पे इस स्टॉक को भी ऐड करना चाहिए। शिपयार्ड और मझगांव डॉक दो शेयर है जिस पे अगले हफ्ते एक नज़र बना के चल सकते हैं। मझगांव डॉक अगर थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए शिपिंग स्टॉक्स पे आप नज़र बना के चलिए। हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की जो मैंने बताया, सेक्टर्स मैंने बताए, फिर मैंने जानकारों से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। अब जो है इस पूरे सवाल जवाब के समीकरण को बदलते हैं। अब मैं सीधे जानकारों से जानने की कोशिश करता हूं कि उनके कौन से पसंदीदा शेयर है जिसमें कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष सर, आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक्स कौन से होंगे? मेरा पहला स्टॉक रहेगा रूट मोबाइल लिमिटेड। इस स्टॉक पे बाय करने की सलाह है 1535 के लेवल पे और 1650 से 1700 के लक्ष्य अगले 3 महीने में आ सकते हैं। अब मैं उसके पीछे रीजन बताना चाहूँगा। आज जो उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हुआ है वो है वोडाफोन आइडिया के साथ में। अब ये वोडाफोन आइडिया ट्रेडिशनली तांला नेटवर्क का क्लाइंट था जो रूट मोबाइल पे अब शिफ्ट हुआ है, और रूट मोबाइल पे आने के कारण से जो पूरा फायरवॉल का जो पूरा बिजनेस है वो पूरा जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे रूट मोबाइल के थ्रू अब ऑपरेट करेंगे। तो सारा रेवेन्यू यदि ऐड करूँ मैं तो करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रूट मोबाइल का वोडाफोन आइडिया के ऑनबोर्डिंग से बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट उसका 25 से 30% जो रेवेन्यू है वो अकेला वोडाफोन आइडिया से बढ़ने वाला है। तो आज जरूर स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो पाया मार्केट के कारण से, बट मुझे लगता है कि जल्दी आप देखेंगे कि ये स्टॉक और परफॉर्म करेगा। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है नवनीत एजुकेशन। इसको 155 रुपए के आसपास बाय करने की सलाह है, और रीज़न यही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसके कारण से जो भी कोर्स बुक्स हैं काफ़ी बदल गई। तो ये दो शेयर, आशीष सर थोड़ा समय की कमी है तो दो शेयर नवनीत एजुकेशन और रूट मोबाइल, दो शेयर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आपकी तरफ से रत्नेश जल्दी से बताइए दो शेयर कौन से होंगे जिसमें आपको लगता है यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है? पहला रहेगा लेमन ट्री में 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 120 रुपए का टारगेट लगता है। दूसरा भारत फॉर्ज 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1020 तक का टारगेट लगता है। तो लेमन ट्री और भारत फॉर्ज दो शेयर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। भारत फॉर्ज में 1020 का टारगेट लगाना है, 950 का स्टॉप लॉस, जिसमें स्टॉप लॉस बताया है उसमें जरूर स्टॉप लॉस लगा। लेमन ट्री में 120 का टारगेट लगाना, 95 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना। आशीष जी ने दो शेयर पसंद किए, उनको लगता है कि यहाँ से रूट मोबाइल खरीदारी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कोई टारगेट नहीं दिया, निवेश के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह दी है। नवनीत एजुकेशन भी मजबूत है। ये तमाम Please like, subscribe, and share with your friends.